वेक्टर्स बेसिकली मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट है, वेक्टर अलजेब्रा, पर हम लोग को इसको फिजिक्स में हम इसे यूज करते हैं क्योंकि ये क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने का बड़ा अच्छा साधन है, बड़ा अच्छा मीडियम है। क्वांटिटीज फिजिक्स में क्वांटिटी किसको कहते हैं? समथिंग विच वी कैन मेजर, जिसको हम नाप सकें, जिसको मेजरमेंट कर सकें, वो क्वांटिटी होती है। हम बहुत तरह से क्वांटिटी को जानते हैं, जिसमें हम लोगों ने डिसाइड किया कुछ क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, बेसिक क्वांटिटीज, और कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। ओके, इसके बाद एक तरह का क्लासिफिकेशन और किया उसने। ये दूसरे तरह का क्लासिफिकेशन क्या था? कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिसको हम एक बार इन्फॉर्म करते हैं, इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है एक ही चीज बताने से, और कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ एक चीज बताने से इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती, हमको दो चीजें बतानी पड़ती हैं, और वो दो चीजें क्या होती हैं कि वो क्वांटिटी कितनी ज्यादा है और उसकी डायरेक्शन कितना है, उसकी डायरेक्शन किधर है। फिर से कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिसमें हमको सिर्फ उसका क्वांटम बताना पड़ता है, जिसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है, जैसे 5 kg शुगर। तो 5 kg शुगर हमने एक डिस्क्रिप्शन दिया एक क्वांटिटी का, और वो हमको समझ में आता है। आज बहुत गर्मी है, कितना टेम्परेचर है? तो आज 42 डिग्री टेम्परेचर है, समझ में आता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि यहां से आप रायपुर चले जाइए 200 किलोमीटर है, तो ड्राइवर को समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमें उसको ये बताना पड़ेगा कि ये जो 200 किलोमीटर की पोजीशन है, ये इस तरफ है, इस तरफ है, या इस तरफ है। पोजीशन, क्वांटिटी का नाम क्या है? पोजीशन। तो पोजीशन जो क्वांटिटी है, उसमें सिर्फ 200 किलोमीटर का मैग्नीट्यूड बताने से उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं होता। साथ में हमको क्या बताना पड़ता है? उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ती है। इसलिए क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, एक में डायरेक्शन बतानी पड़ती है और एक में डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती। जिसमें डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती उसमें हम सिर्फ उसका नाप बताते, नाप के लिए शब्द है स्केल। उसका हम सिर्फ स्केल बताते हैं कि वो इतने स्केल की है, कि इतने बड़े स्केल की है, कि इतने बड़े स्केल की है, वजन कितना है ये। तो ये जो है क्वांटिटीज, दीज आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। तो एक क्वांटिटीज हो गई स्केलर, और दूसरी क्वांटिटी जिसमें हम डायरेक्शन बता रहे थे, उनका हमने नाम रखा वेक्टर्स। सो you can note down there are two type of quantities. One scalar which has only magnitude, दोनों को हम डिस्क्राइब करने जाते हैं, दोनों को बताने जाते हैं, इन्फॉर्म करने जाते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी में हमको क्या इन्फॉर्म करना पड़ता है? ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर्स विच नीड्स डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड फॉर डिस्क्रिप्शन। तो जिस क्वांटिटी के डिस्क्रिप्शन के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लगेगी, वो वेक्टर है, और जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए वो स्केलर। ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हो सकती है? सर क्वांटिटीज को तो फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज में डिवाइड हाँ, क्या है कि बहुत तरह के हम लोग अलग अलग डिवीजन कर सकते हैं। जैसे हमारे स्कूल में क्लासिफिकेशन होते हैं। किस तरह के क्लासिफिकेशन? कितने स्टूडेंट मिडिल स्कूल में हैं, कितने हाई स्कूल में हैं, ठीक है। लेकिन एक और तरह का क्लासिफिकेशन होता है, कितने बॉयज हैं, कितने गर्ल्स हैं, ठीक है। इस तरह से
किसी भी तरह के अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं और हम लोग अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं। तो पहले हमने क्या ग्रुप बनाया था, आप क्या बता रहे, क्या किया था? हाँ, कि क्वांटिटीज, जितनी भी क्वांटिटीज हैं उसमें एक तरह का ग्रुप क्या बना, कुछ फंडामेंटल होती हैं और कुछ डिराइव्ड, ये एक ग्रुप बना। दूसरा, एक और तरह के गुण, एक और तरह की कैरेक्टरिस्टिक, वो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक, उसके कारण हमने फिर दो पार्ट किए। डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक के कारण उसका पार्टीशन कैसे किया था, डिराइव्ड और फंडामेंटल का, कि जिसको हम दूसरे में नहीं बता सकते। द क्वांटिटी विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द अदर टाइप ऑफ क्वांटिटीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। वो उस कैरेक्टरिस्टिक पे था। ये किस कैरेक्टरिस्टिक पर है? डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक, जिसकी डायरेक्शन बतानी जरूरी है। वो क्या चीज है? वेक्टर्स। और जिसकी डायरेक्शन नहीं बताई जाएगी वो क्या चीज है? स्केलर। अब वो फंडामेंटल है या डिराइव्ड है, इससे हमको मतलब नहीं। अभी हम उस गुण की चर्चा कर रहे हैं। जैसे हम आपको बोलेंगे कि इन खिलौनों के कुछ हिस्से कर दीजिए, एक जो प्लास्टिक के हैं और एक जो मेटल के हैं, ठीक है, ये एक तरह का गुण है, प्लास्टिक और मेटल। फिर हमने बोला कि नहीं, ऐसा मत करो, मिक्सअप करो, फिर से दो हिस्से करो, लाल अलग पीले अलग। अब आप मेटल और प्लास्टिक देखेंगे क्या? नहीं, अब आप क्या देखेंगे? लाल और पीला। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किस कैरेक्टरिस्टिक को लेके क्लासिफिकेशन करें। अब हम क्वांटिटीज की जो स्टडी कर रहे हैं वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक को लेके कर रहे हैं? डायरेक्शन। तो जिसमें डायरेक्शन है वो वेक्टर और जिसमें नहीं डायरेक्शन है वो स्केलर। इसका फंडामेंटल डिराइव्ड से कोई मतलब नहीं है। फंडामेंटल में वेक्टर हो सकते हैं, स्केलर हो सकते हैं, डिराइव्ड में भी वेक्टर हो सकते हैं, स्केलर हो सकते हैं। जैसे मेटल में लाल पीला हो सकता है, प्लास्टिक में भी लाल पीला हो सकता है। सर, तो फंडामेंटल और डिराइव्ड कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड? फंडामेंटल और डिराइव्ड किस कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करते थे? वो इस कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करते थे कि एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं। जैसे आपको शुगर लेनी है तो उस शुगर को आप लंबाई से लोगे या वेट से लोगे? वेट से। उसको लंबाई में नहीं लिया जा सकता। तो मास को आप लंबाई में नहीं तोल सकते, लंबाई को मास में नहीं ले सकते। तो इसीलिए लेंथ और मास, ये दोनों को हमको बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज लेना पड़ता है। तो डिराइव किसको लेंगे? एरिया। एरिया एक क्वांटिटी है जिसको हम कैसे निकालते थे? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। ये डिराइव। तो वो कैरेक्टरिस्टिक कौन सी थी? अगर हम पुरानी क्वांटिटी में एक्सप्रेस करेंगे तो डिराइव, पुरानी क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो नया नाम रखना पड़ेगा, तो वो फंडामेंटल, वो कैरेक्टरिस्टिक थी। ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डायरेक्शन। ओके। ऐसी कौन सी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें हमको डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती है? तो अभी अभी हमने एक क्वांटिटी बोली, मास, टेम्परेचर, और बताइए टाइम, वॉल्यूम। वेक्टर क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन होती है तो इसके लिए पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स। लेकिन वर्क और एनर्जी ये स्केलर होते हैं। वर्क, एनर्जी, इनमें हमको डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती है। ठीक है। जैसे हमने एक स्प्रिंग को टाइट किया, हमने उस पर वर्क किया, उसके अंदर एनर्जी इकट्ठी हो गई, उसकी डायरेक्शन किधर है? तो आंसर है जिधर उसका मूव कर देंगे उस तरफ उसकी डायरेक्शन। एनर्जी उसके अंदर स्टोर, पेट्रोल के अंदर एनर्जी है,
इलेक्ट्रिसिटी में एनर्जी है, उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो एनर्जी की डायरेक्शन नहीं है। ये वाली क्वांटिटीज की सबकी डायरेक्शन होती है। पोजीशन इधर है कि उधर है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ या इस तरफ हुआ, एक्सीलरेशन इधर हो रहा है, फोर्स इधर लगाया जा रहा है, इस सब के साथ हमको डायरेक्शन बताना ही पड़ता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन कंप्लीट नहीं। सो दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। अब इसके बाद हम लेते हैं हाउ डू वी रिप्रेजेंट वेक्टर्स। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हम लिखेंगे कि हमको पता चलेगा कि कोई क्वांटिटी वेक्टर है। ओके, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम या तो उसको किसी अक्षर में लिख सकते हैं या ग्राफ बना सकते हैं। दो मेथड हैं। नंबर 1 अलजेब्रिक राइटिंग, एंड नंबर 2 ग्राफ और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अलजेब्रिक राइटिंग सिर्फ हम लिख देंगे एक क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी का नाम है वेलोसिटी v, हमने उसका सिंबल बनाया v और ये हमने लिखा v। अब ये वेक्टर है इसलिए हमने इसके ऊपर ये एक ऐसा एरो लगा दिया माना। तो अब हम समझ गए कि ये जो क्वांटिटी है इसका नेचर कैसा है, वेक्टर। तो दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये एरो दिखाता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी। वैसे ही जहां पर प्रोविजन होता है, कई इसको कैपिटल में लिख दें या इसको ब्लॉक लेटर्स में लिख दें, डार्क लेटर्स में लिख दें, तो वो वेक्टर माना जाता है और उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने सिस्टम ये बनाया है कि ऊपर में एक एरो लगाएंगे। एरो लगाने से ये वाली क्वांटिटी क्या मानी जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी मानी जाएगी। ये एक मेथड हो गया। ये क्या चीज है, अलजेब्रिक राइटिंग। दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर हम एक ट्रेन की वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है तो और वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, इधर ईस्ट है इधर नॉर्थ है, 40 किलोमीटर ईस्ट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड कितना है 40 और इसके पास डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट, इसलिए 40 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाना ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो उस वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करो ग्राफ बना के। तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम एक एरो बनाएंगे। इस एरो में हम ये ध्यान रखेंगे कि हम जिधर ईस्ट मान रहे हैं उसको हम इधर ले लें और इसमें ये एरो का पॉइंट इधर बनाएंगे। सो दिस एरो इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन और ये रिप्रेजेंट करता है उसकी वेलोसिटी को। ओके, इसको अलजेब्रिक फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, वेक्टर v है ये उसका ग्राफिकल फॉर्म, ये उसका अलजेब्रिक फॉर्म। इस ग्राफिकल फॉर्म में क्या क्या रिप्रेजेंट होता है, दो चीजें रिप्रेजेंट होती हैं। ये 40 किलोमीटर पर आवर है और इसका आधा मैंने किया और ये बनाया। अब मैं ये मान लेता हूं कि ये अगर एरो 40 किलोमीटर पर आवर को रिप्रेजेंट करता है तो ये वाला एरो 20 किलोमीटर पर आवर को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए मैग्नीट्यूड का एक आइडिया है, इसमें हमने 40 लिखा नहीं है, पर एक चीज हमको समझ में आती है कि इस वेलोसिटी से ये वाली वेलोसिटी कम आती है। क्यों आती है, क्योंकि हमने लेंथ उसकी आधी कर दी। तो एरो की जो लेंथ होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। और एरो का जो डायरेक्शन है वो उस क्वांटिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये इस तरह से दोनों चीज रिप्रेजेंट हो गई, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन। तो ये एरो का रिप्रेजेंटेशन है। अब आप देखिए फिर से, ये हमको क्या बताता है, वेलोसिटी ऑफ 20 किस तरफ, ईस्ट की तरफ, ठीक है। अब मैंने ये बना दिया जो कि इतना ही लंबा है ये,
लेकिन ऊपर कर दिया। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी कितनी? 20, करेक्ट, क्योंकि लेंथ इतनी है, लेकिन डायरेक्शन यस। अच्छा, अब बताओ ये क्या रिप्रेजेंट करता है? बस देखो, एरो ने क्या दिखाना शुरू कर दिया आपको? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यही वेक्टर है। इसलिए वेक्टर को हम किसमें रिप्रेजेंट कराते हैं? एरो से रिप्रेजेंट कराते हैं। तरीका समझ आया? तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। और ये डायरेक्शन और लेंथ ऐसे ही फालतू नहीं होते, ये हमको इंफॉर्मेशन देते हैं। जब हम इंफॉर्मेशन कौन से दो फॉर्म में? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ये दोनों की इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब अगली चीज देखिए। हाँ, हमें जब भी इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे तो इस साइड में जाना था, उस साइड का डायरेक्शन का ऊपर हम एरो लगाते हैं, बट उसके साइड में जैसे बी, उसके ऊपर में हम नॉर्थ सीरीज के ना वो नहीं, ये वाला जो एरो है ये डायरेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ ये बताता है कि भैया ये जो नीचे वाली क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी, बस सिर्फ इतना। समझ गए? और कुछ नहीं बताता। हाँ, दूसरा बनाना। तो ये सिर्फ इसका नॉमेनक्लेचर है, नाम बताने का, और कुछ नहीं। इसके साथ हमको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये वेक्टर का ट्रू रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकल फॉर्म। ओके, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करा सकते हैं। और आगे हम बात कर रहे थे, ये वाली लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड 10, 20, 30, 40। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको जरा समझिए। ये टेल जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में देयर आर टू फोर्सेस acting on a body. This is a body. One force of 10 Newton is acting towards east and 20 Newton acting towards north. तो हमने क्या किया? एक ये बनाया, ये 10 Newton towards east, और इससे डब ये, this is double than this। तो ये कितना हो गया? 20 न्यूटन। किस तरह? वैसे। और देखिए यहां पर हमने दोनों की टेल रखी है, टेल रखी है। इसको मैं इस तरह से नहीं बनाऊंगा, ऐसा नहीं बनाएंगे, इसको ऐसा बनाया जाएगा। तो पॉइंट क्या शो कर रहा है? ये शो करता है दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। यानी अगर ये फोर्स है तो फोर्स कहाँ लग रहा है? यहाँ लग रहा है। तो जब हम अपने डायग्राम्स बनाएंगे वेक्टर्स को इन्वॉल्व करके, तो टेल कहाँ पर रखेंगे? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर रखेंगे। और इस मेथड से डायग्राम नहीं बनाएंगे। डायग्राम इस मेथड से बनते हैं, या आगे चल के हम देखेंगे कि एक के हेड से दूसरे की टेल स्टार्ट हो सकती है, ये पॉसिबल है। ओके, तो ये है टेल, ये है हेड। लेंथ दिखाती है मैग्नीट्यूड और एरो दिखाता है उसकी डायरेक्शन। ओके, ये वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन हो गए। अब इसके बाद हम लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर के कोई फिक्स टाइप हो ऐसा नहीं है, वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक को देख के हम उसका नॉमेनक्लेचर बना देते हैं। जैसे हमारे पास एक चीज है, पहले एक और चीज समझ लेते हैं, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। इसका क्या मतलब होता है? मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मीन्स ए वेक्टर which we are considering without any direction. We are considering only its magnitude. जैसे यहां से
आपको एक टाउन में जाना है ईस्ट की तरफ 200 किलोमीटर, तो ये 200 किलोमीटर एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसके साथ ईस्ट उसकी डायरेक्शन है। अगर हम आपसे ये कहेंगे कि जिस गाड़ी में आप जाते हैं, जिस कार में आप जाते हैं, वो 1 लीटर में 10 किलोमीटर चलती है, 1 लीटर में 10 किलोमीटर, तो कितना पेट्रोल खर्च होगा? 20 लीटर। ठीक है। अच्छा, क्या इस 20 लीटर में आपने यूज किया? आंसर है 200 किलोमीटर हमने यूज किया। 200 डिवाइडेड बाय 10 इज 20। पर क्या आपने ईस्ट यूज किया? नहीं। अगर ये कार वेस्ट में जाएगी 200 किलोमीटर, तब भी उसको 20 लीटर लगेगा। ऐसे में हम ये जो वेक्टर क्वांटिटी है 200 किलोमीटर ईस्ट, इनमें से हम किस चीज को यूज कर रहे हैं? 200 किलोमीटर ईस्ट को यूज नहीं कर रहे। ये जो चीज है दिस इज मॉडुलस। क्योंकि पोजीशन स्केलर क्वांटिटी नहीं है। एक वेक्टर क्वांटिटी के 2 अंग होते हैं। उस बॉडी में, उस स्ट्रक्चर में 2 चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। उसमें से आपकी इच्छा है, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड का यूज कर लो, जैसा अभी हमने किया, ठीक है, और आप चाहो दोनों का यूज कर लो। तो जब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड का यूज करेंगे, उस मैग्नीट्यूड के लिए दूसरा नाम क्या है? मॉडुलस। ठीक। तो अगर मैं ये लिखूंगा दिस इज मॉडुलस साइन, इसका मतलब क्या है कि मैं सिर्फ क्या कंसीडर कर रहा हूं? मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है। थोड़ा सा अंतर ये होता है कि अगर हम ये लिखेंगे, ये है स्पीड और ये है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर। स्पीड क्या है? हाँ, हमारा स्कूटर जिधर भी जाता है उसका जो स्पीडोमीटर है वो क्या दिखाता है? स्पीड दिखाता है, वेलोसिटी नहीं। क्योंकि हम इधर चले या इधर चले या इधर चले, वो तो कांटा दिखाएगा। वो क्या दिखाता है? हमेशा स्पीड, दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर हम एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं तो जो वेलोसिटी होती है वही हमारी स्पीड होती है। उस समय जो इसका मैग्नीट्यूड है, यानी कि ये मॉडुलस या मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मतलब बेसिकली ये क्वांटिटी कौन सी है? वेलोसिटी। इस क्वेश्चन में हमने उसका क्या दिया हुआ है? मॉडुलस या मैग्नीट्यूड। तब हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो दिस इज मॉडुलस। अच्छा, उसके बाद हम अगली चीज लेते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मीन बाय द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है। जैसे हम किसी फैमिली के मेंबर हैं, उसी तरह से यूनिट वेक्टर भी किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है। ओके, हमारे पास एक वेक्टर है 40 किलोमीटर नॉर्थ, ये है 40 किलोमीटर नॉर्थ, ये उसको रिप्रेजेंट करता है, या 4 किलोमीटर नॉर्थ, नॉट 40, 4, 1 2 3 4। तो मैंने इसको ऐसा बना दिया। अब मैं एक और वेक्टर बनाता हूं, वो वेक्टर है ये, इसकी लंबाई कितनी दिख रही है? 1। डायरेक्शन सेम, 1 किलोमीटर नॉर्थ। ये वाला वेक्टर इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। सो दिस वेक्टर इज यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर बिकॉज इट्स मैग्नीट्यूड इज 1, बट द डायरेक्शन शुड बी सेम। समझ आया? दिस इज
यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। अब देखिए नंबर को हटा के हम नोटेशन बनाते हैं। ये एक वेक्टर है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। क्योंकि हमने ए के ऊपर ये लगा दिया इसलिए ये क्या बन गया, वेक्टर। ठीक है, इसकी भी डायरेक्शन कौन सी है, जो ए की डायरेक्शन है, इसलिए इसको ए का नाम मिल जाएगा, जैसे हमको अपनी फैमिली का सरनेम मिलता है, इसलिए इसको भी नाम क्या मिल गया, ए। लेकिन इसकी लेंथ कितनी है, यूनिट, तो इसने अपना नाम तो ए रख लिया लेकिन लेंथ यूनिट है, उसके लिए उसने ये ऊपर एक कैप लगा दिया। कैप मींस और ज्यादा नहीं बढ़ना। कहां पर कैप हो गया इसका, 1 पे, 1 से ज्यादा ये नहीं बढ़ा। है कौन, ए। ये भी ए है लेकिन लेंथ कितनी, 1, मैग्नीट्यूड कितना, 1। तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ ओरिजिनल वेक्टर ए। ठीक है, अच्छा अब फिर से ये जो वेक्टर ए है इसमें इसका मैग्नीट्यूड कितना है, देखिए मैं इसका मैग्नीट्यूड गिनता हूं, 1 2 3 4 5 6 8। कहां से, 1 से शुरू करके कहां तक गिनते जाना है, जब तक ए नहीं आ जाएगा तब तक। तो ए इसका क्या है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ए ऐसा भी लिख सकते हैं, और जैसा हमने अभी पढ़ा ऐसा भी लिख सकते हैं। ये लिखने में आसान होता है, ये लिखने में थोड़ा मुश्किल है। ओके, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए। वेक्टर फॉर्म में ए, ये डायरेक्शन, इस ए के पास डायरेक्शन है क्या, नहीं, इसके पास डायरेक्शन नहीं है। ये सिर्फ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड, उसकी क्वांटिटी कितनी है, स्केल पे कितना बड़ा है। इसको अगर हम ये डायरेक्शन दे दें तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी हो जाएगा और डायरेक्शन भी हो जाएगी। कैसे दे दें, ये रहा ए और इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया, अब ये देता है मैग्नीट्यूड और ये होता है डायरेक्शन। ये दोनों मिलाकर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो गए, लेकिन इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, तो यही चीज तो बन गई। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, सो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज द कंप्लीट वेक्टर। ये बना हमारा एक इक्वेशन। फिर देखिए अब अगर हम इसमें यूनिट वेक्टर ए लेते हैं तो यूनिट वेक्टर ए किसके इक्वल हुआ, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। अगर इसको हम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो हमें क्या लिखना चाहिए, यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ये क्या चीज है, यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर किसके बराबर हुआ, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसके बराबर है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड वेक्टर डिवाइडेड बाय यूनिट वेक्टर, यानी वेक्टर में से डायरेक्शन काट दो तो क्या बचेगा, मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, फुल वेक्टर में मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1, लेकिन उसकी डायरेक्शन बची रहेगी तो वो क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर। ये होता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इसके ये वाली इक्वेशन नोट करिए और इसको याद रखिए। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, तो आंसर है नेगेटिव वेक्टर पॉजिटिव वेक्टर का उल्टा। अगर मैं इसे वेक्टर ए मानूंगा, ए, तो अगर ऐसा मुझे बनाना है ये वाला, तो इसका नाम क्या होगा, माइनस ए। ये है नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, फिर से देखिए ये वेक्टर है पी, तो इसको उल्टा किया, इतना ही लंबा बनाया और इस तरफ इसका एरो कर दिया, तो यहां से लेके यहां तक ये जो वेक्टर बना, ये वेक्टर क्या है, माइनस बी। इसी तरह से यूनिट वेक्टर को आप ऐसे पलट देंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा।
ठीक है, ये होते हैं निगेटिव वेक्टर। अच्छा, फिर इक्वल वेक्टर क्या होता है? निगेटिव समझ आ गया। अब इक्वल वेक्टर्स किसको बोलते हैं? दो वेक्टर इक्वल कब कहलाते हैं? वेक्टर के पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और डायरेक्शन भी सेम, तब वो वाले वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर्स। जैसे ये वेक्टर और ये वेक्टर, इसका नाम है A, इसका नाम है B। तो यहाँ हम देखते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है और दोनों की डायरेक्शन भी एक ही तरफ है। देन वी विल से वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B। फिर से ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है। ये है वेक्टर A, ये है वेक्टर B। हियर वेक्टर A इज नॉट इक्वल टू वेक्टर B। व्हाई नॉट इक्वल? क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड होने से भी नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन होने से भी नहीं होगा, दोनों चीज इक्वल चाहिए, तब हम उसको क्या बोल सकते हैं? इक्वल वेक्टर्स। ये इक्वल वेक्टर्स होते हैं। अगर ऐसा हो गया तो ये कैसे हो जाएंगे? निगेटिव वेक्टर्स। इस वेक्टर का नाम है A, इसका नाम है B, तो हम ये बोलेंगे वेक्टर B इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ A। ये ठीक है ना कि A को अगर आप निगेटिव बना दोगे इधर आके, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? B के बराबर हो जाएगा। सो माइनस A इज इक्वल टू B। ये क्या चीज हो गई? निगेटिव। निगेटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर, ये दो शब्द आप समझ गए। अच्छा, तो उसके बाद हम लेते हैं कुछ और सामने एडजेक्टिव यूज करते हैं, जैसे को इनिशियल वेक्टर। शब्द है को इनिशियल, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि दोनों का एक समान क्या है? हाँ, एक ही पॉइंट पे दोनों वेक्टर इनिशिएट हुए हैं। तो एक वेक्टर ये रहा और दूसरा वेक्टर ये रहा। ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? को इनिशियल। अच्छा, वैसे ही अब सोचिए को प्लेनर वेक्टर्स। सेम प्लेन में, ये एक बोर्ड का प्लेन है, इसमें ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ये वेक्टर C है, ये, तो हम क्या बोलेंगे? ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर, क्योंकि एक ही प्लेन में है। पर अगर कोई इसमें से एक वेक्टर ऐसा उठ जाएगा ये, तो ये दोनों का प्लेन अलग हो गया, इन दोनों का प्लेन अलग हो गया, तो फिर वो कोप्लेनर नहीं रहेगा। तो कोप्लेनर कौन से होंगे? जो एक ही प्लेन में ड्रॉ किए जा सकते हैं, दो जासे कोप्लेनर वेक्टर्स। तो B में अगर A और C को हैं? B में अगर तो A और C कोप्लेनर नहीं होगा, तो B हट जाएगा तो A और C कोप्लेनर नहीं होगा। A और C कोप्लेनर होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया में हर दो वेक्टर कोप्लेनर होते ही। एक प्लेन बनाने के लिए कितनी लाइन चाहिए? दो। तो कोई भी दो लाइन मिलकर प्लेन बनेगा ही बनेगा। ये देखिए, ये दो को हमने मिलकर प्लेन बनाया, अब मैंने इसको उठा दिया, ये अब प्लेन बनेगा कि नहीं? बनेगा। ये दूसरा प्लेन है, अब भी तो प्लेनर है। ऐसा कर दो तब भी प्लेनर, इधर कर दो तब भी प्लेनर। प्लेन बदलता जाएगा, लेकिन दो लाइन को मिला के तो हमेशा प्लेन बनेगा, तीन लाइन को मिला के नहीं बनेगा। थर्ड के लिए जहां तीन लाइन हमने किया, सिर्फ एक प्लेन। ये ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स का, कि तीन लाइन on 3 lines can pass through only one plane, but 2 lines will always pass through a plane, one plane of course, पर उसके लिए तीसरी लाइन उसमें से जाए कंपल्सरी नहीं। ओके, ये कोप्लेनर के बारे में हो गया। अच्छा, उसके बाद कोलिनियर। कोलिनियर इसमें क्या चीज एक समान होनी चाहिए? डायरेक्शन, लाइन एक सी होनी चाहिए। तो ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तो ये वेक्टर दोनों कैसे हैं? These are कोलिनियर वेक्टर्स, एक ही लाइन में काम करते हैं।
ठीक है। उसके बाद हम देते हैं फिर से यूनिट वेक्टर में एक स्पेशल नोमेनक्लेचर है। 3 डायरेक्शन जो है हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने मानी है दिशाएं। डायरेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में भी ग्राफ के चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कितनी डायरेक्शंस होती हैं मैथमेटिक्स में। ओके, ज्योग्राफी में कितनी डायरेक्शन होती हैं? 6। ऊपर नीचे है ना, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, अप डाउन, या राइट लेफ्ट, फ्रंट बैक, टॉप डाउन, कुछ भी नाम रखिए। डायरेक्शन कितनी होती है? 6। मैथमेटिक्स में हमने नाम रखे, इधर का नाम x। अब ये लाइन तो यही है लेकिन उल्टी तरफ है, तो हमने एक नया नाम नहीं रखा। क्यों? फिजिक्स में हम चीजों को छोटा और सिंपल करना चाहते हैं। अगर ये x है तो ये -x है, एक x में ही काम चल गया। अगर ये y है तो ये -y है, ये z है तो ये -z। सिर्फ 3 नाम में हमने 6 डायरेक्शन बता दी। ठीक है। इसी तरह से जब हम यूनिट वेक्टर बनाते हैं तो हमने ये कहा कि हर चीज को हम 3 डायरेक्शन में बताते हैं। किस किस में? x, y और z। तो वेक्टर्स के यूनिट भी हम वैसे ही बना लेते हैं। तो हमने क्या किया कि x की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का नाम रख दिया वेक्टर i, यूनिट वेक्टर i। तो इन x डायरेक्शन यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन, इसका हमने नाम रखा i कैप। तो बताइए x की उल्टी डायरेक्शन में क्या होगा? -i। ठीक है। y डायरेक्शन में जो है यूनिट वेक्टर उसका नाम j कैप, और z डायरेक्शन में जो है उसका नाम k कैप। ये तीनों नोट करिए। Unit vectors in x direction, y direction and z direction, I cap, j cap, k cap. अब अगर मैं आपसे कहूंगा, अच्छा बना लीजिए, हो गया? अब अगर मैंने आपको बताया कि वेक्टर A जो है वो 3i कैप है, तो आपको समझ में आ गया डायरेक्शन कौन सी पकड़नी है? x। कितने मैग्नीट्यूड लेने हैं? 3। तो ये बना दिया हमने 1 2 3। ये इसका नाम क्या है? 3i। समझ में आया? इस तरह से ये 3i। अच्छा, अब फिर से b इज इक्वल टू -2j। तो j को अगर हम ऊपर नीचे मानते हैं तो ये कहां जा रहा है? ओरिजिन से नीचे। कितने यूनिट? 2 यूनिट। 2 यूनिट्स नीचे की तरफ। तो ये क्या है? -b -2j। तो i j k ये नाम हमने फिक्स कर दिए। किसके लिए? यूनिट वेक्टर्स। तो याद रखिए, अब आगे की पूरी मैथमेटिक्स इसमें चलेगी वेक्टर्स i j k के टर्म्स में। इसलिए ये आपको बिल्कुल समझ में आने चाहिए। i मतलब इस तरफ, -i इस तरफ, j ऊपर नीचे, k अंदर और बाहर, बाहर की तरफ प्लस और अंदर की तरफ माइनस। जो हमने x, y और z एक्सिस के नियम पढ़े वही i, j और k के नियम। ओके, तो ये यूनिट वेक्टर हो गए। हाँ देखिए, अगला नाम जो हम समझेंगे वो है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, जब हम किसी चीज की पोजीशन बताना चाहते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि आप कहां से पोजीशन बताना चाहते हैं।
जैसे अगर हमको इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है तो यहां से हम बोलेंगे इस तरफ है, और उधर वाला आदमी क्या बोलेगा, इस तरफ। अगर मैं बोलूंगा नॉर्थ में है तो वो बोलेगा साउथ में है। इसीलिए हमको पहले किसकी पोजीशन फिक्स करनी होती है, ओरिजिनल पॉइंट की, जहां से नापा जाएगा। वो पॉइंट, ओरिजिनल पॉइंट जहां से नापा जाएगा उसका नाम क्या है, ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिनल से ओरिजिन। तो ये ओरिजिन से हमको पहले ओरिजिन बनानी होगी और उसमें एक्स वाई जेड ये 3 एक्सेस बनानी होगी, ये ओरिजिन। अब इस ओरिजिन से अभी हम सिर्फ ये 2 ही बनाते हैं, ये ओरिजिन, ये एक पॉइंट है। ओरिजिन से ये पॉइंट को अगर हम मिला दें, ये पॉइंट का नाम P, इसको हमने मिलाया और यहां एरो लगाया, तो ये वाला जो वेक्टर है दिस विल बी नोन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ P। ठीक है, क्या बोला जाएगा, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या होता है, द वेक्टर which has a tail at origin। टेल कहां पे होगी, ओरिजिन, और हेड कहां पे होगा, एट द पॉइंट। उसी को ही क्या बोला जाएगा, पोजीशन वेक्टर। अच्छा, थोड़ी देर बाद ये वाला पॉइंट यहां चला गया और इसकी पोजीशन बदल के Q हो गई, तो अब इसका पोजीशन वेक्टर कैसे बनेगा, फिर से हेड हमेशा, टेल हमेशा कहां रहेगी, ओरिजिन। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। ठीक, अब हमने ये वाला पॉइंट यहां आया था, इसको ऐसे मिला दिया, तो ये जो वेक्टर बना ये ओरिजिन से नहीं जा रहा है, तो ये पोजीशन वेक्टर नहीं है। P डिस्प्लेस होके यहां पर आ गया है, इसलिए इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज बिटवीन 2 पोजीशंस, एक पोजीशन P और एक पोजीशन Q। ठीक है, पुरानी पोजीशन से नई पोजीशन तक आएगा, वो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर। ये क्या होता है, दिस इज ए वेक्टर A, ये वेक्टर A है, तो वेक्टर 2A, 2 मल्टीप्लाइड बाय A, रियल नंबर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर, किसको बोलेंगे, इसको हमने यहां पर डबल कर दिया, ये क्या है, 2। तो जब भी एक वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अलजेब्रा में उसको कैसे लिखना है, नंबर को सामने लिख देना, दैट्स ऑल। ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना है, लेंथ को डबल कर देना है, या जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने टाइम्स कर देना। तो ये अगर है P, then how much will be 3P? Yes, 3 times of this. और डायरेक्शन will be 6, 3. समझ आ गया? इस तरह से this is multiplication by a रियल। ठीक है, ये
So addition क्या होगा? Real numbers. एडिशन मतलब इफ यू ऐड a प्लस a कितना हुआ 3a, दैट इज व्हाट वी हैव डन. दिस इज 1a, दिस इज 2a, दोनों का एडिशन किया कितना हो गया 2a. दिस इज b. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग एडिशन की करेंगे. तो जितनी वेक्टर की क्वांटिटीज हैं सब एक तरह से बिहेव करेंगी, उनका एडिशन एक तरह से होगा, उनके मल्टीप्लिकेशन एक तरह से होंगे. इसलिए हम उस क्वांटिटी का नियम ना पढ़ के उसको वेक्टर का नियम बोलते हैं. और वो वेक्टर का नियम है. उसके बाद फिजिक्स पढ़ते हुए जिस क्वांटिटी को बोला जाएगा कि ये वेक्टर है, वो वाले लॉ उस पे लागू हो जाएंगे. इसलिए हम उनको नियम को क्या बोलते हैं, वेक्टर के नियम. अदरवाइज वो नियम हम दूसरी क्वांटिटी के नियम भी बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन के नियम, फोर्स के नियम, वेलोसिटी के नियम. तो हम क्या पढ़ते हैं, वेक्टर के नियम. तो वेक्टर बोल के कोई अलग चीज नहीं, इन सब का कॉमन नाम क्या है, वेक्टर. क्यों, सब एक तरह के रूल फॉलो करते हैं. तो अभी तक जो चीज हमने इसमें पढ़ी हुई है, वेक्टर के लिए, यूनिट वेक्टर के लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे हिंदी में हम एक शब्द यूज करते हैं कि ये लड़का बेटा है. बेटा है सबको मालूम है, लेकिन सब बेटा शब्द के साथ क्या जुड़ा हुआ है, किसका, ये तो जरूरी है. उसके बिना हम बेटा शब्द यूज नहीं कर सकते. वैसे ही यूनिट वेक्टर, तो जब भी ये यूनिट वेक्टर आएगा तो हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर किसका, तो फुल वेक्टर का यूनिट वेक्टर. तो ये एक फुल वेक्टर है एक, और ये 1 2 3 4 5. तो इसका जो हम ये 1 पार्ट लेंगे, ये वाला, ये पार्ट क्या कहलाएगा, इसका यूनिट वेक्टर. इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1, और डायरेक्शन इसकी सेम होनी चाहिए. तो इन दोनों में क्या चीज सेम होती है, डायरेक्शन. और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होगा 1. और इसको दिखाएंगे कैसे, इसके ऊपर एक कैप लगा देंगे. तो एक कैप इज यूनिट वेक्टर. अब इसका ये जो 5 है, 1 2 3 4 5, किसी में 5, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 3, ये मैग्नीट्यूड है. इसको किस तरह से दिखाया जाएगा, तो आंसर है, एक वेक्टर को नोट करिए, ये वेक्टर है A, और इसमें मॉडुलस लगा दीजिए. जब आप मॉडुलस लगाते हैं तो उसका मतलब है हमको सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, इसकी डायरेक्शन से मतलब नहीं है. A वेक्टर क्वांटिटी है, पर फिलहाल हम उसका कौन सा पार्ट ले रहे हैं, 2 पार्ट होते हैं वेक्टर के, एक मैग्नीट्यूड और एक. जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि यहाँ से रायपुर 200 किलोमीटर ईस्ट की तरफ है, और हमने पेट्रोल डलाया एक गाड़ी में, और वो पेट्रोल 20 किलोमीटर पर लीटर चलता है. तो कितने लीटर लगेगा, तो आंसर है 10 लीटर लगेगा. इस 10 लीटर के लिए आपने जो कैलकुलेशन की 200 डिवाइडेड बाय 20, वो 200 क्या है, 200 इज पोजीशन ऑफ रायपुर फ्रॉम दिस प्लेस. अच्छा, 200 रायपुर की पोजीशन है और ईस्ट की तरफ है. तो आपने 200 को यूज किया, ईस्ट को यूज किया क्या, नहीं, हमको नहीं चाहिए. तो हम 200 यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड को यूज कर रहे हैं, डायरेक्शन को यूज नहीं कर रहे हैं. पर इसका ये मतलब नहीं है कि पोजीशन जो है वो स्केलर क्वांटिटी है. पोजीशन स्केलर क्वांटिटी नहीं है, पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी है. अभी जो हमारे सामने प्रॉब्लम है, उसके लिए हम उस वेक्टर क्वांटिटी में से सिर्फ मैग्नीट्यूड को यूज कर रहे हैं. तो उसको क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे रायपुर का डिस्टेंस A, रायपुर की पोजीशन A, और उसका मॉडुलस. मॉडुलस मतलब हमने सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिया. ठीक है, तब हम मॉडुलस यूज करते हैं. वैसे आगे चल के हम लोग शॉर्टकट में इसको A लिख दिया करेंगे, पर ये दोनों एक चीज नहीं है. इससे क्या पता लगता है कि ये क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, इससे पता लगता है कि ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है. फिलहाल हम इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं. ओके, ये थोड़ा सा इसके बारे में हो गया. अब यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ द वेक्टर, ये इसका फॉर्मूला है. तो वेक्टर इटसेल्फ इज इक्वल टू
एक क्वांटिटी जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड है मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। ये हमारा फॉर्मूला बना, ये एक फॉर्मूला बना। दीज आर वेरी यूजफुल फॉर्मूलास। उसके बाद हमने एक यूनिवर्सल नॉमेनक्लेचर किया कि जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें हम x, y, z 3 डायरेक्शन मानते हैं। 6 डायरेक्शन थी, x माइनस x, उसको हमने x मान लिया, एक को प्लस और माइनस को y मान लिया और z को z मान लिया। तो इस तरह से हमने उसको 3 बना दिए, x, y, z 3 कोऑर्डिनेट्स। ओके, उसी तरह से हमने ये जो यूनिट वेक्टर थे उसके भी हमने 3 नोटेशन बनाए और ये नोटेशन है i, j और k। x की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर काम करेगा, x डायरेक्शन में वो यूनिट वेक्टर क्या होगा, i कैप, और y की डायरेक्शन में j कैप और z की डायरेक्शन में k कैप। ओके, इसका क्या मतलब है? तो i, j, k किस वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं? तो हमारा कहना है कि क्वांटिटी तो हम बताएंगे, i, j, k सिर्फ क्या बताएगा, डायरेक्शन। जैसे एक फोर्स काम कर रहा है और वो फोर्स है 3i न्यूटन। तो आप समझ गए कि 3 क्या है, उसका मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन है। डायरेक्शन कौन सी है, x वाली डायरेक्शन, क्योंकि 3 के साथ किसको मल्टीप्लाई किया, i। ये उसकी डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में वो काम कर रहा है। ये बात समझ में आई? फिर से सुनिए, ए ट्रेन इज मूविंग विद ए वेलोसिटी 3i, मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है वो, x की डायरेक्शन में, और उसकी वेलोसिटी क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। फ्रॉम दिस प्लेस द मार्केट इज लोकेटेड एट ए पोजीशन 3i। अब क्या है, यहां से 3 किलोमीटर दूर है मार्केट, किस तरफ, x की डायरेक्शन। तो मैंने 3i को किसमें यूज किया, पोजीशन के लिए, वेलोसिटी के लिए, फोर्स के लिए, जिस किसी भी वेक्टर के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। तो i, j, k एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के साथ बंधे हुए नहीं है। क्वांटिटी का नाम तो हमको बताना पड़ेगा कि हम फोर्स के लिए यूज कर रहे हैं, कि एक्सेलरेशन के लिए यूज कर रहे हैं, टॉर्क के लिए यूज कर रहे हैं, किसके लिए यूज कर रहे हैं। i, j, k सिर्फ क्या बताते हैं, ये नोटेशन, उसकी डायरेक्शन। और i लगाने से एक नंबर वेक्टर बन जाता है। जैसे मैंने फोर्स लगाया 3 न्यूटन, ये डिस्क्रिप्शन कंप्लीट नहीं है। अगर मैं बोलूंगा 3j लगाया तो डिस्क्रिप्शन कंप्लीट है। तो 3 हमको क्या देता है, मैग्नीट्यूड, और j क्या देता है, उसकी डायरेक्शन y की तरफ। तो इससे i, j, k के साथ जब हम किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्वांटिटी क्या बन जाती है, वेक्टर बन जाती है। ठीक है, ये याद रखिए। इसके बाद हमने एक छोटी सी चीज की थी कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को a, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी रियल नंबर से। अगर ये a है और हमको 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, तो आंसर है 2a हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, और कोई ऑपरेशन। ठीक है, 2a हो जाएगा। तो 2a को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो a अपनी दिशा नहीं बदलेगा, डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा, वही रहेगा, लेकिन 2a, इसमें एक a और ऐड हो जाएगा, दिस इज 2, 1a एंड 1। इसी तरह से ये एक डायरेक्ट, ये है एक वेक्टर b, देन वेयर इज 5b, तो हमारा आंसर है दिस इज 5b। क्यों, 1 2 3 4 5, ये 5b। सो दिस इज व्हाट, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर। ये समझ आ गया? ओके, नोट किया था पिछली बार? सर वो i कैप क्या होगा सर, i कैप इक्वल्स टू i वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ i वेक्टर। कि अगर हम 3i बोल रहे हैं, 3i, तो इसमें यूनिट वेक्टर इसको कहा जाएगा, ये यूनिट वेक्टर नहीं, ये मैग्नीट्यूड है। यूनिट वेक्टर की क्वांटिटी कितनी होती है, 1।
यूनिट वेक्टर के नाम में यूनिट है, यानी उसकी लेंथ कितनी होती है 1, मैग्नीट्यूड 1। उस 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 3। तो ये पूरा वेक्टर जो है दिस इज ए वेक्टर। इस वेक्टर के दो हिस्से हैं, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर। ये मिलाकर ये वेक्टर बन गया, ठीक है। उसमें ये यूनिट है और ये उसका मैग्नीट्यूड है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहले एडिशन क्यों करना है, किसका करना है, कब करना है, और लास्ट में आएगा कैसे करना है। तो सबसे पहले ये समझिए कि हमको एडिशन की जरूरत कब पड़ेगी। तो इसका आंसर है जब किसी एक सिंगल बॉडी पर एक से ज्यादा वेक्टर एट ए टाइम काम कर रहे हो, तो उस पर जो नेट इफेक्ट आएगा वो उनके एडिशन से हमको मिलेगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एक बोट है हमारे पास, उस बोट को हमने तालाब में रखा और तालाब में रख के उसका इंजन चालू किया, ईस्ट की तरफ उसका मूव किया, तो ईस्ट की तरफ उसकी वेलोसिटी आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। इंजन उसको वेलोसिटी देता है कितना 4 किलोमीटर पर आवर, जिधर उसका फेस रहेगा मान लो ईस्ट की तरफ, ठीक। अब हमने उस बोट को ले जाकर एक नदी में रखा, उस नदी में पानी बह रहा है नॉर्थ की तरफ और उसकी स्पीड है ये नॉर्थ की तरफ, इसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। जब हमने तालाब में बोट को रखा था तो ये बोट को इधर इंजन चालू किया तो इसकी स्पीड कितनी आती थी 4 किलोमीटर पर आवर, ऐसे चलती थी। अभी हमने उसका इंजन बंद करके यहां रखा नदी में, लेकिन नदी का पानी तो बह रहा है, नदी का पानी बह रहा है तो बोट भी चलने लगी। तो पानी के कारण बोट की वेलोसिटी कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। ये उसको रिप्रेजेंट करता है वेक्टर, ये इंजन के कारण वेलोसिटी। अब हमने क्या किया दूसरा काम कि बोट को रखा नदी में और उसका मुंह ईस्ट की तरफ करके उसका इंजन चालू कर दिया, इसका इंजन चालू कर दिया। इंजन इधर इसको वेलोसिटी देता है कितनी 4 किलोमीटर पर आवर। नदी का पानी इसको इधर वेलोसिटी देता है 3 किलोमीटर पर आवर, और बोट एक है, उसके दो टुकड़े नहीं हो सकते। तो बोट ईस्ट में जाएगी कि नॉर्थ में जाएगी? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। और उसकी स्पीड 3 होगी कि 4 होगी? 5 ठीक है, कोई ना कोई चीज कुछ ना कुछ तो होगा। ये वाला एग्जाम्पल हमको बताता है कि हमको वेक्टर एडिशन की कहाँ जरूरत है। तो वेक्टर एडिशन की जरूरत कहाँ पड़ती है? जब किसी एक बॉडी पर दो फिजिक्स की ऐसी क्वांटिटीज काम कर रही हैं जो कि दोनों वेक्टर हैं। ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वाली वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों वेक्टर एक बॉडी पे काम कर रहे हैं, तो उस बॉडी का रिजल्ट क्या होगा उसके निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन लगेगा? एडिशन। क्या लगेगा? वेक्टर एडिशन। समझ आया कि वेक्टर एडिशन कहाँ यूज करना है? नॉर्मली स्टूडेंट टेक्निक रख लेते हैं कि एडिशन कैसे करना है, पर कहाँ करना है, क्यों करना है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कहाँ करना है याद रखिए। बॉडी कितनी होनी चाहिए? एक। जैसे आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालते थे और एवरेज वेलोसिटी निकालते थे, एवरेज वेलोसिटी में कितनी बॉडीज मूव करती है? एवरेज एक। और वो क्या बदलती जाती है अपनी वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी में कंपल्सरी कितनी बॉडी चाहिए? दो। तब तो एक के रिलेशन में दूसरे को। ये कुछ चीजें हैं जो आप याद रखते हैं। इसी तरह से याद रखिए कि अगर एक बॉडी पर दो वेक्टर एक साथ काम कर रहे हैं, तब हमको किसकी जरूरत है? वेक्टर एडिशन की जरूरत।
ठीक है, आगे जाके फिर हम पढ़ेंगे दो बॉडी है, दोनों पर वेक्टर काम कर रहे हैं, एक के रिलेशन में दूसरे को निकालना है तो रिलेटिव वेलोसिटी। क्यों? दो बॉडी हो गई, ठीक है। जैसे दो नाव है, एक नाव ईस्ट की तरफ गई, एक नाव नॉर्थ की तरफ गई, एक नाव में बैठा हुआ आदमी दूसरी नाव को देख रहा है, तो उसको वो जाते हुए दिखेगी, उसकी जो स्पीड होगी उसको किससे निकालेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी से, क्योंकि कितनी बॉडी है? दो। ओके, फिर से वापस अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। एक बॉडी है, दो वेक्टर काम करते हैं, इसलिए क्या करना है? एडिशन। ये एक चीज याद हो गई। अब मिनिमम कंडीशन, इसको पहले नोट करिए, ये हमेशा भूल जाते हैं कि वेक्टर एडिशन, हाँ इसके लिए लिखिए व्हेन टू अप्लाई एडिशन, व्हेन टू अप्लाई, when one body is under influence of many vectors, then to get the resultant, addition is required. ओके, ये बात समझ में आ गई। दूसरा, नेक्स्ट लिखिए मिनिमम कंडीशन फॉर एडिशन। एडिशन के लिए मिनिमम कंडीशन क्या है? तो ये बड़ी छोटी सी चीज है, अलजेब्रा में भी हम इसको यूज करते हैं। मुझे ये बताइए 3x और 4y को मिलाकर कितना होगा? 3x + 4y। 3x + 4 अच्छा, 3x + 7 है, 4x 7x। अभी 7 कर दिया, उस समय 7 क्यों नहीं किया? तो ये भी तो वेरिएबल है, x और y भी वेरिएबल है, राइट। यही नियम, दोनों का नेचर अलग अलग है। अगर दोनों का नेचर एक हो तो आप जोड़ देते 3x + 4x को, पर अगर x और y का नेचर अलग अलग है तो उनको जोड़ना मना है। हमको एक्सप्रेशन वैसा ही लिखना पड़ेगा, 3x + 4y अलग अलग लिखना पड़ेगा। और ये चीज हर जगह लागू होती है। जैसे 3 किलो शुगर में 2 मीटर कपड़ा ऐड करिए तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है, दोनों क्वांटिटीज, एक क्वांटिटी मास है और एक क्वांटिटी लेंथ है। इसी तरह से वेक्टर एडिशन का पहला नियम है कि दोनों का नेचर एक ही होना चाहिए। एक वेक्टर अगर वेलोसिटी है और दूसरा वेक्टर फोर्स है, तो दोनों को हम बड़ी शान से ऐसे दिखा देंगे कि ये रही वेलोसिटी वेक्टर और ये रहा फोर्स वेक्टर, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ये पहली बार में ही मना हो जाएगा कि ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है, फोर्स और वेलोसिटी का नेचर अलग है, इसलिए आपस में ऐड नहीं होंगे। तो लिखिए, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता भी है 1 मार्क पे। व्हाट इज द मिनिमम कंडीशन फॉर वेक्टर एडिशन? तो आप क्या बताएंगे? द मिनिमम कंडीशन फॉर वेक्टर एडिशन, लिखिए, द मिनिमम कंडीशन फॉर वेक्टर एडिशन is that nature of the vectors should be same. Nature of the vectors should be same. Okay, अब जब हमने दो चीजें पढ़ ली हैं कि कब हमको एडिशन करना है और उसकी मिनिमम कंडीशन क्या है, अब हम तीसरी चीज पे आते हैं, कैसे करना है। How to do the addition? How to do the addition में हमारे पास दो तरीके हैं, and we will read both the methods. One is triangle method and other is parallelogram method.
triangle method and parallelogram method. We are adding two vectors. पहले two vectors से शुरू करते हैं, बाद में ज्यादा वेक्टर को जोड़ना होगा. We will go for polygon methods. Two vectors we want to add. Let us make those vectors. This is one vector and this is another vector. This is vector A. This is vector B. और ये दोनों वेक्टर हमको आपस में ऐड करने हैं. तो इसका तरीका क्या है, इसकी लॉजिक क्या है? पहले लॉजिक देखिए. एक आदमी अपने घर से घूमने गया, नॉर्थ की तरफ गया 4 किलोमीटर. उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 4 किलोमीटर. फिर वहां से वो ईस्ट की तरफ गया 3 किलोमीटर. यहाँ पहुंच गया. तो अपने ओरिजिनल लोकेशन से अभी उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो हमने ज्योमेट्री की हेल्प ली. इधर गए फिर इधर गए ये. और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? इनिशियल पोजीशन टू फाइनल. ये हमने क्या निकाला? उसका डिस्प्लेसमेंट. इसको हम ये बोलेंगे कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट और ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों डिस्प्लेसमेंट को हमने ऐड किया तो ये डिस्प्लेसमेंट हमको मिल गया. क्योंकि आदमी का फाइनली कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? रिजल्ट क्या है? रिजल्ट तो ये है. ये अपने घर से इतना दूर है और इसको ज्योमेट्री की हेल्प से हम निकाल लेंगे पाइथागोरस से कि ये कितना होता है? 5. इट्स अ पाइथागोरस ट्रिपलेट. तो ये डिस्टेंस कितना है? 5. ओके, ये एडिशन है और इसी को हमने वेक्टर एडिशन का नाम दिया. छोटे छोटे नियम इसमें क्या बनेंगे कि पहले जो वेक्टर है उसको हमने ड्रॉ किया. ये ए वेक्टर को हमने ड्रॉ किया. भले आप ऐसे लाइन खींचिए, भले ऐसे खींचिए, लेकिन माना क्या जाएगा कि कोई भी वेक्टर स्टार्ट होता है टेल से. कहां से स्टार्ट होता है? टेल से. और खत्म कहां पे होता है? हेड पे. भले आप लाइन ऐसे खींचिए. तो ये यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर खत्म हुआ. अब जो अगला वेक्टर आप ड्रॉ करेंगे वो यहां से करेंगे. जहां पर ये एंड हुआ यहां से नहीं करेंगे. ट्रायंगल मेथड में यहां से हमने अगला वेक्टर ये बी को स्टार्ट किया. तो ये मुझे बी लेना है या ये बी लेना है? ये पहला वाला कि दूसरा वाला? तो आंसर है कि स्टार्ट कहां से होगा? टेल से. इसलिए बी यहां से होगा. तो ये जो सेकंड वेक्टर बी है इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये टेल से होता है. इसलिए ये वाला तरीका है लेने का, ये तरीका गलत है. स्टार्ट हमेशा कहां से किए गए? टेल से. और बी को हमने स्टार्ट करना है तो बी की टेल यहां पे रहेगी, हेड नहीं रहेगा. ये हमने बनाया बी. तो ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी और यहां पहुंच गया फाइनल. तो यहां से हमने स्टार्ट किया था वेक्टर ए, वेक्टर बी और ये फाइनल पॉइंट पहुंच गया. तो ये आ गया हमारा रिजल्ट. ये जो रिजल्टेंट है इसे हम कहेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए प्लस बी. ठीक है, तो ये बना. अब आप लोग एक काम करिए, ये एक ऐसे लाइन बनाइए अपनी कॉपी में. सर रिजल्टेंट वेक्टर को हेड टू हेड ड्राइंग में रिजल्टेंट वेक्टर में बी वेक्टर से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हेड टू हेड ड्राइंग है ना. हेड टू हेड सर ये हाँ रिजल्टेंट ऐसा आएगा. रिजल्टेंट ऐसा आएगा. लेकिन जिन वेक्टर को हमने ऐड करना है उसमें सीरियल क्या रखेंगे? टेल टू हेड. फिर दूसरा उसकी टेल टू हेड. तीसरा उसकी टेल टू हेड. चौथा उसकी टेल टू हेड. फाइनल पहुंच गए. रिजल्ट कैसे निकलेगा? इनिशियल पॉइंट टू फाइनल. रिजल्ट हमेशा उल्टा हो जाएगा. ओके, ये बनाइए और यहां पर ऐसे बनाइए. दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी. सब लोग अपनी कॉपी में ऐसा बनाइए और फिर ए प्लस बी बनाकर बताइए. वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसको बनाकर दिखाइए मुझे. वो हम लेते हैं इसी एडिशन मेथड से हमने सब्ट्रैक्शन भी किया. सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमने करना है a माइनस बी.
अब a माइनस बी, माइनस के लिए हम अलग से कोई तरीका नहीं बनाते। हमारे पास एडिशन का एक मेथड है, a को खत्म करो, वहां से b को शुरू करो, b को खत्म करो और शुरू के पॉइंट से लास्ट के पॉइंट को जोड़ो। ये कौन सा है? एडिशन मेथड। तो इसको हम एडिशन में कन्वर्ट कर देते हैं। किस तरह से? a प्लस माइनस, ये दो चीजें हैं, ये वाली और ये वाली। इन दोनों के बीच कौन सा ऑपरेशन है? एडिशन। एडिशन। और एडिशन करना हमको आता है, लेकिन एडिशन के पहले में हमको एक छोटा सा काम क्या करना पड़ेगा कि ये जो b है इसको किस में कन्वर्ट करना? माइनस। और ये आपको सबको मालूम है कि ये अगर b है तो ये क्या है? माइनस। फिर से ये अगर b है तो ये वाला माइनस। ठीक है। अब सुनिए, ये a प्लस b किया था, यहां पर मैंने ऐसा बनाया b और ये लाइन मैं बनाता हूं ये। अगर ये प्लस b है तो बताइए ये क्या है? माइनस b। अब इसके साथ अगर इसको हम ऐड कर दें ये, तो इसमें किस किस का प्लस होना है? a प्लस माइनस b। और इसका मीनिंग क्या होता है? a माइनस। तो ये कौन सा हो गया? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको हमने क्या कर देना है? उल्टा। ये तो ये क्या बन गया? a माइनस b। तरीका समझ आ गया? अगर मैं ये प्लस b बनाकर इसको भी जोड़ दूं तो ये वाला वेक्टर कौन सा है? हाँ, ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी। ठीक, ओके। अब आप लोग एक काम करिए, ये एक वेक्टर बनाइए ऐसा ऊपर की तरफ ऊपर 1 2 3 यूनिट अपने मन से ऐसा ऊपर की तरफ बनाइए। अच्छा, फिर दूसरा यहां पर एक ऐसा वेक्टर बनाइए 2 यूनिट ऐसा 45 डिग्री पे नीचे की तरफ b। ये a ऊपर की तरफ और b ऐसा 45 डिग्री पे बन गया। अच्छा ना, एक काम इसको करेक्ट करिए, इसका ये ऊपर बना दीजिए ऊपर की तरफ। ये b है और ये a है। और अब मुझे बनाकर दिखाइए a माइनस b। सब शुरू करिए, a माइनस b बनाइए।